के साथ मौजूद है काजल हिंदुस्तानी। काजल हिंदुस्तानी वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। काजल हिंदुस्तानी इन दिनों देश भर में बड़ी बड़ी हिंदू धर्म सभाएं कर रही हैं। हाल ही में काजल हिंदुस्तानी को गुजरात में एक विवादित बयान के चलते जेल जाना पड़ा था और अपने आप में आज़ाद हिंदुस्तान में ये शायद पहली घटना होगी कि एक महिला को इसलिए जेल जाना पड़ा कि उस पूरे बयान को हेट स्पीच की परिभाषा के साथ जोड़ दिया गया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे चाहूँगा विंडो में काजल हिंदुस्तानी को लाया जाए और जो सवाल जवाब की शुरुआत है वो काजल के साथ मैं करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका काजल जी न्यूज इंडिया पर। जी नमस्ते भाई, धन्यवाद। काजल, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर हम बात करें, ये जो पूरा आपका भाषण था जो ऊना के अंदर हुआ, गुजरात के गिर में आपने सभा की और उसके सभा के तुरंत बाद से वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है, तमाम लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं और उसको हेट स्पीच की परिभाषा के साथ परिभाषित कर दिया जाता है और आपको रविवार यानी कि शनिवार और रविवार के बीच में पुलिस अरेस्ट करती है, जेल भेज देती है। जी जी भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश में ये कौन डिसाइड करेगा कि हेट स्पीच क्या होती है, कौन डिफाइन करेगा? और और हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है, कौन डिसाइड करेगा? वो पक्ष जो सर तन से जुदा के नारे लगाता है मेरे खिलाफ ऊना में 31 तारीख को, वो पक्ष जो हाथ में पत्थर लेकर हिंदुओं के घरों में पत्थरबाजी करता है और कांच की बोतलें फोड़ता है, या वो पक्ष जो कट्टरवाद के सामने, जिसके सामने प्रशासन लोकल घुटने टेक देती है, और वो पक्ष जो कि गुंडागर्दी कर कर भोली भाली जनता को डराती है, इस तरह के नारे लगाती है और फिर प्रशासन पर जोर देती है और किसी भी निर्दोष का नाम ले लेती है और सोचे समझे बिना उस निर्दोष को जेल में डाल दिया जाता है। कौन डिसाइड करेगा? मैं आपको बहुत जल्दी से क्रोनोलॉजी बताती हूँ कि 30 तारीख को मेरा भाषण था भाई, लेकिन आज तक ये बात मीडिया में नहीं आने दी या छुपाई गई, या क्यों मीडिया इस पक्ष को नहीं दिखा रहा, ये भी प्रश्न है कि 28 तारीख को ऊना के सुन्नी मुस्लिम समाज के कुछ तत्व पुलिस को एडवांस में ही दे देते हैं एक अर्जी कि भाई 30 को ये शोभा यात्रा होने वाली है, कुछ गड़बड़ हो तो हमें मत कहना। मतलब ये ऐसा लॉजिक से अगर मैं काउंटर करूं तो ये कहता है चोर कि घर में पैसा मत रखना, चोरी होने का खतरा है। ये तो ऐसी बात हुई ना भाई, लॉजिकली यदि हम काउंटर करें, बेवकूफ तो है नहीं। 30 को मेरा भाषण रात में होता है, 30 को सुबह बड़ौदा में पत्थरबाजी होती है, महाराष्ट्र में होती है, राजस्थान में होती है, बिहार में होती है, बंगाल में होती है। क्या वहां पे काजल हिंदुस्तानी भाषण देने गई है? और ऊना में भी 31 को जुम्मे की नमाज के बाद ये भीड़ मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगा रही है, जबकि ना तो नारा था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, ना तो मैंने नबी के खिलाफ कुछ बोला, ना मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला, ना पैगंबर के खिलाफ, ना मैंने कुरान को कोट करा, लेकिन कार्रवाई तो आपके ऊपर हुई ना काजल। आपने भाषण दिया, आपके भाषण को कोट किया गया, हेट स्पीच कहा गया और जिन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे दिए उन पर क्या कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि आपने वो वीडियो भी दिखाया था अपने फोन में, बताया था कि तमाम लोग सड़कों पर उतर के लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं भाई, उन पर थोड़ी कार्रवाई होगी, वो तो भीड़ तंत्र है, उसके आगे तो लोकल प्रशासन विवश है, भीड़ तंत्र डरा रहा है और भीड़ तंत्र जिसका नाम लेगा उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैंने अपनी स्पीच में मुस्लिम महिलाओं को समानता का हक मिले, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोट करते हुए बात करी। आप मुझे बताओ, क्या ये हेट स्पीच होता है? सामने वाले को तो हमारा जीना, क्योंकि हम तो काफिर है, तो वो भी हेट स्पीच लग रहा है, तो क्या करें, मर जाए हम जहर खा के? कौन डिसाइड करेगा? 31 को नारे लगते हैं, 1 तारीख को शांति समिति की बैठक होती है जिसमें भाजपा का विधायक वहां का लोकल जो है वो उपस्थित भी रहते हैं, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष रहते हैं। वहीं पर विधायक को इन लोगों ने गाली गलौज करी है, हाथ उठाने की विधायक पे कोशिश करी है पुलिस के सामने, और वहीं पे मामला गर्मा जाता है और शांति समिति की बैठक खत्म होती है और उसके बाद एसपी खुद स्टेटमेंट देते हैं कि इनके निजी पुरानी दुश्मनी के चलते जो है शांति समिति की बैठक वर्कआउट नहीं की, और उसके बाद सडनली पत्थरबाजी होती है। जिन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, 76 लड़कों को, उनके घर से हथियार बरामद होते हैं, भारी मात्रा में सोडा बोतलें बरामद होती है, आयरन रॉड बरामद होती है, तो क्योंकि ये सुनियोजित साजिश थी। और जिस तरह से नुपुर शर्मा को फंसाया गया, उसी तरह से नुपुर शर्मा 2.0 करने की चेष्टा की गई, और कोई हिंदू महिला यदि बोलती है
तो बहुत इजी हो जाता है महिलाओं को टारगेट करना, उसको जेल में डाल। लेकिन नुपुर शर्मा की अगर हम बात करें काजल, तो जिस तरीके से नुपुर शर्मा के समर्थन में जो पोस्ट किए गए, हमने कन्हैया लाल का एक उदाहरण भी पूरे देश ने देखा किस तरीके से गला रेत करके निर्मम हत्या की गई। नुपुर शर्मा के समर्थन में जो लोग आए वो पूरी तरीके से टारगेट पे आ गए एक विशेष समुदाय के। क्या देश के अंदर कानून, न्याय, पुलिस, इन सब पे विश्वास अब खत्म हो चुका है? क्या भीड़ ही ये फैसले करेगी? मैं इसलिए इस सवाल को लूंगा क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा को फ्रेम किया गया, उसी तरीके से काजल हिंदुस्तानी को भी फ्रेम करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन काजल लड़के निकल आई। भाई मैं आपको बताती हूँ, आपको और शौक लगेगा। जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी, नारे लगाए, जिनके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनके वजह से एसपी ने खुद ने ये कहा था कि इनकी निजी दुश्मनी की वजह से ये हुआ, वो सारे लोग 2 दिन के अंदर बेल पे छोड़ दिए गए। और मुझ जैसे इनोसेंट को, क्योंकि भीड़ तंत्र को लगता है कि मैं कल्प्रिट हूँ, मुझे जेल में डाला जाता है और 5 दिन तक मुझे जेल में रखा जाता है। मुझे मेंटल टॉर्चर इस लेवल का कर दिया कि मैं भी गुमनामी की जिंदगी जीने को विवश हो जाऊं अपने ही देश में। मेरे नाम पर खुलेआम धमकियां दी जा रही है। ये सर तन से जुदा क्या होता है? ये खुलेआम जान से मारने की धमकी है, ये मर्डर की धमकी है। क्यों ऐसे नारों को बैन नहीं किया जाता? प्रश्न है मेरा गुजरात सरकार और भारत सरकार से। क्यों ऐसे नारों पर नारे लगाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल जाता? इनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए, इन पर यूपी एक्ट लागू होना चाहिए। आज तक 31 तारीख को नारे लगे, आज 22 तारीख हो गई, अभी तक उन जिहादियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस देश में यदि कोई विक्टिम है तो वो हिंदू है, और इस देश में जिहादियों का भीड़ तंत्र डिसाइड करेगा कि किसको जेल में डाला जाए। और मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण बैठी हूँ आपके सामने। जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप पर एफआईआर हुई, जिन धाराओं के तहत आप पर एफआईआर हुई, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपको बेल दिया गया कोर्ट के तरफ से, क्या क्या शर्तें हैं जो काजल हिंदुस्तानी को अब पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा? वो भी देश जानना चाहता है कि किस आधार पे आपको बेल दी गई है। भाई पहली बात तो हेट स्पीच के अंतर्गत 1947 के बाद के इतिहास में पहली बार किसी महिला को गुजरात जैसे राज्य में और भारत जैसे देश में 5 दिन तक जेल में डाला गया है। पहली बात। दूसरी बात, मेरी निचली अदालत से बेल रद्द करी, वही निचली अदालत ने इन सारे कुख्यात आतंकवादियों को, जिन्होंने पत्थरबाजी करी और हिंदुओं के घर जलाने की कोशिश करी, उनको छोड़ दिया 2 दिन के अंदर। और शर्तें लगाई कि मैं गिर सोमनाथ जिले में जा नहीं सकती है, मतलब मैं अपने ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन नहीं कर सकती, मैं अपने ही गुजरात में तड़ीपार कर दी गई हूँ गिर सोमनाथ जिले से। दूसरी शर्त रखी, मेरा पासपोर्ट जब्त किया गया। तीसरी शर्त, एक क्रिमिनल की तरह मुझे हर महीने अपने पास के नजदीकी पुलिस स्टेशन में 2 बार, महीने में 2 बार, पहली तारीख को और 16 तारीख को क्रिमिनल की तरह हाजिरी लगानी है। लेकिन आपको उसी जगह पे हाजिरी लगाने जाना है जहां सर तन से जुदा के नारे दिए गए। मैं इसी सवाल को इसलिए आपके साथ जोड़ करके पूछ रहा हूं कि क्या अभी भी, क्योंकि एक तरफ आपने इस बात को भी कहा है कि आपके परिवार को, यहां तक कि आपके जो बच्चे हैं उनको भी लगातार जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, और अब जिस थाने का आप जिक्र कर रही हैं जहां 1 तारीख को और 16 तारीख को आपको लगातार हाजिरी लगाने जाना है, ये वही एरिया है? क्या सुरक्षा मिलेगी आपको? जान का डर नहीं लगता है फिर भी आप जाएंगी? भाई मैं जहाँ रहती हूँ, मैं जिस सिटी में रहती हूँ, वहां पे मुझे महीने में 2 बार हाजिरी लगाने जाना है। ये केस हुआ था ऊना में, तो अब मुझ में ये शर्त भी लगी गई है कि ट्रायल के वक्त मुझे उसी जगह जाना है जहाँ मेरी जान का खतरा है, जहाँ मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगे थे। हाजिरी लगाने मुझे अपनी लोकल सिटी की पुलिस स्टेशन में जाना है, और केस के ट्रायल में मुझे उसी ऊना शहर में जाना है जहाँ ये भीड़ तंत्र ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। मेरा पासपोर्ट जब्त कर दिया गया, और साथ में ये भी कंडीशन लगाई गई है कि यदि इस तरह का कोई भी नेक्स्ट टाइम होता है, क्योंकि भीड़ तंत्र को यदि लगता है कि मैं दोषी हूं, तो फिर मेरे पर कार्रवाई हुई जाएगी। ये भी मुझ पर एक कंडीशन लगाई। गिर सोमनाथ की अगर मैं बात करूं, खास करके हिंदुओं का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, मुझे लगता है कि ये शर्त जो जमानत की दी गई है, जिस आधार पे आपको बेल मिली है, उसमें यह भी कंडीशन रखा गया कि आप वहां नहीं जाएंगी, आप दर्शन तक नहीं कर पाएंगी, ये भी कहा गया है। जी, मैं अपने गिर सोमनाथ जिले में नहीं जा सकती, मैं उसमें प्रवेश नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे न्याय तंत्र पर भरोसा है। मुझे पता है कि जैसे सामने वाले की धार्मिक भावनाएं होती है, वैसे मेरी भी धार्मिक भावनाएं हैं, और मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं इसमें अपील में न्यायालय में जाऊंगी तो मुझे जरूर और जरूर मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं सत्य के मार्ग पर हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर हूँ, और मेरे साथ जो ये अन्याय हुआ है उसमें मुझे न्याय तंत्र न्याय देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
काजल, एक सवाल और है कि क्योंकि अगर हम बात करें जिस विषय को लेकर के पूरे जगह जगह पर पूरे देश में आप धर्म सभाएं करती हैं, खास करके अगर मैं बात करूं लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बड़े बड़े उदाहरण भी आप अपनी सभाओं में देती हैं। आप मानती हैं कि बहुत तेजी के साथ ये जो केसेस हैं खास करके भारत के अंदर वो बढ़ रहे हैं और ये पूरी जो घटनाएं हैं बड़ी सुनियोजित तरीके से चल रही हैं, आप इस बात को कहती हैं? क्या आपके पास कोई प्रमाण है? सीधे लोग आपसे संपर्क करते हैं, इस तरीके की बातें आप कहती हैं? भाई मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ, फटाफट उदाहरण देती हूँ, और वो मैं ये कोर्ट के जजमेंट पर बात कर रही हूँ, हवा हवाई बात नहीं कर रही हूँ। हम्म, अवैध कब्जा जिस तरह से देश में बढ़ रहा है और इंटॉलरेंस ये जिहादी समुदाय की तरफ से हिंदुओं पर बढ़ रही है और जो एक हिंदू फोबिया गढ़ा जा रहा है देश में, उसका पहला उदाहरण देती हूँ कि तमिलनाडु का एक जिला है पेरम्बलूर और उसका एक गांव है करतूर। कोई इस विषय में, इसको बिल्कुल मीडिया से हटा दिया गया है। इस गांव में साल में, वर्ष में एक बार परंपरागत तरीके से आसपास के 4 गांव मिलकर 3 दिन का त्योहार मनाते थे और रथ यात्रा पूरे गांव में घूमती थी। इस गांव में जिहादियों का समुदाय बढ़ गया, इनकी आबादी बढ़ गई, हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया, मुसलमान जो है बहुसंख्यक हो गया, तो उन्होंने इस हिंदू के त्योहार पर रोक लगाई। तो हिंदू जो है अपना अपना केस लड़ने के लिए निचली अदालत में गया। निचली अदालत ने रिस्ट्रिक्शन के साथ कहा, क्योंकि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और उसमें कुछ जिहादी तत्वों को परेशानी हो रही है हिंदू त्योहारों से, तो शर्तों के साथ हिंदू त्योहार मनाएगा। हिंदू ये मैटर लेते लेते हाईकोर्ट तक पहुंचा। तब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया है, वो जजमेंट 8 मई 2021 का है। उस जजमेंट में हाईकोर्ट मद्रास का बोलता है कि ये कैसी इंटॉलरेंस है कि हिंदू अपने ही देश में अपना त्योहार नहीं मना सकता, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने ये दलील करी क्योंकि मुस्लिम उस गांव में बहुसंख्यक है, तो उनकी धर्म में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, तो वो त्योहार नहीं मना सकते। तब हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लताड़ लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को कहा था कि भारत में ऐसे कितने ही राज्य है जिसमें मुसलमान अल्पसंख्यक है, यदि ऐसा हिंदू करेगा तो कहां जाएगा, खून की नदियां बहेगी। आप जो कहते हो ना सेक्युलर देश है, तो सेक्युलर है तो हिंदू को आप अपने त्योहार मनाने से इसलिए रोक रहे हो क्योंकि हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गया है। ये कैसी इंटॉलरेंस है? ये इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा को पार करता। एक उदाहरण दे रही हूँ। दूसरा उदाहरण, मेवात की आपने भाई पूरी कवरेज करी थी, आप ही ने वो कवरेज करी है। आपने देखा है कि मेवात में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। 103 गांव तो बिल्कुल हिंदू विलुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल। कहाँ गए वो हिंदू? क्यों अब यहाँ पे किसी को सेक्युलरिज्म नहीं दिख रहा है, भाईचारा नहीं दिख रहा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं दिख रही है? और उस मेवात के गांव पर जस्टिस पवन कुमार ने भी अपनी टिप्पणी करी थी और उस पर जब हम लोग बात करते हैं कि हिंदू 9 राज्यों में और 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो गया है, तो ये 103 गांव मेवात के हैं, उसमें ये हालत हो गई है कि हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकता है। नुहू में परिवारों ने तो कैमरे पर ये बात कही है कि वो दिवाली होली का त्योहार नहीं मना सकते, इतना उनको मुसलमानों से डर है, उनको जान तो से मारने की धमकी दी सबसे जाती बड़ा है। कारण नजर क्या आता है इस तरीके की जो स्थितियां बन जाती हैं? क्योंकि आप पूरे देश में सिर्फ अगर मैं बात करूं प्रवचन देना, भाषण देना, मंचों तक लोग जाते हैं और नेता बन जाते हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। आप ग्राउंड पे जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। क्या आपने पाया, आपने क्या देखा कि इस तरीके की स्थितियां अभी भी हैं? खास करके हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं कि बहुत सारे जगहों पे हिंदू अपने आप को कहता है कि अल्पसंख्यक हैं। ये स्थितियां बन क्यों रही हैं? क्या कानून से लोगों का भरोसा उठ जा रहा है या फिर लोग जो पूरा भीड़ तंत्र है वही न्याय करने लग जाता है? भाई क्योंकि हिंदू जो है वो एक सहिष्णु समाज है और हिंदू ने कभी किसी के सर तन से जुदा नहीं करे, कभी किसी के 35 टुकड़े नहीं करे। भीड़ तंत्र प्रेशर करता है, चाहे आप सीए का देखो, आप शाहीन बाग देख लो, या आप नुपुर शर्मा के वक्त जो अलग अलग जगह हिंसा हुई थी, या आप दिल्ली के दंगे देख लो। हर जगह भीड़ तंत्र ने डिसाइड किया है और किसी इनोसेंट को जेल में डाल दिया गया और लोकल प्रशासन इतना डर जाता है भीड़ तंत्र से कि वो भीड़ तंत्र पर कार्रवाई ना करते हुए भीड़ तंत्र जिसका नाम लेगा उसको जेल में ठूसा जाता है। इनफैक्ट भाई मुस्लिम इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले मीटर चेक करने भी खुद से नहीं जा पाते, उनको पुलिस लेकर जाना पड़ता है। इवन गुजरात में ऐसे कितने एरिया है कि जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक है, वो लोग लाइट का बिल भी नहीं भरते हैं और जीबी वाले वहां जाते हैं तो उनको मार खा के निकलना पड़ता है वहां से। इतनी असहिष्णुता है, फिर भी
हमेशा अपराधी जो है वो हिंदुओं को बना लिया जाएगा। और मीडिया भी इसलिए डरती है, मीडिया इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उनको पता है कि बोलेगी तो उनका हाल फ्रांस के चार्ली हेब्डो जैसा होगा। इसलिए गुजरात की ज्यादातर मीडिया ने हेडलाइन छापी, काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण। मतलब वो पत्थर मार रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हो, वो सर तम से जुदा किनारे लगा रहा है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। वो 35 टुकड़े कर रहा है, आप क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हो? और कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, लव जिहाद में हमारी लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो लोग कहते हमारे हैं मंदिरों कि पर अवैध कब्जे कर काजल, रहे वो हैं। लोग कहते हैं कि काजल हिंदुस्तानी जब बयान देती हैं या अपनी सभाओं में जाती हैं, खास करके अगर मैं ऊना वाले प्रकरण का भी जिक्र करूं तो उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को आपने कहा कि अगर वो हिंदू धर्म में आती हैं या फिर वो धर्मांतरण कर लेती हैं, में आ जाती है, तो उनके बच्चों का जो भविष्य होगा बड़ा अच्छा होगा। पूरा जो बयान आपने दिया उसके बाद से ये कहा गया कि ये तो हेट स्पीच है, इसको हेट स्पीच के साथ जोड़ा गया। इस तरीके की बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या लगता है आपको? भाई बचना पहली बात चाहिए तो मैंने इससे? कहीं धर्मांतरण शब्द यूज नहीं किया, एक हाँ। बात। दूसरी बात, मैं बहुत जगह सभाओं में जाती हूँ, हम्म। उत्तराखंड महाराष्ट्र में भी मेरी सभाओं में मुस्लिम बहनें मुझे मिलने आती थी और हम्म। वो अपनी वेदना कहती थी और कहती थी कि हमारे लिए दीदी आप आवाज उठाओ। हम्म। बहुत सी ऐसी एक्स मुस्लिम है, जिन हम्म। यूट्यूबर है जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया और वो एक्स मुस्लिम महिलाएं अपनी वेदना मुझे कहती है। हम्म। और ऊना की सभा में भी, वो सभा से महिलाएं पहले कुछ कैमरे पे मुस्लिम क्यों नहीं महिलाएं आती मुझसे हैं अपनी मिली थी। बातों को कहने के लिए? कभी आपने उनसे पूछा? क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी भी दोस्त हैं जो मुस्लिम भी हैं, आपने खुद कहा, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आकर के बोलना चाहती। किस बात का डर उन्हें सताता है? भाई उसी बात का उन्हें डर सताता है जिस बात का कुछ मीडिया के तबकों को डर सताता है कि बोलेंगे तो हमारे भी सर तन से जुदा होंगे या हमें मार देंगे। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक तरफा को ही मिली है। दूसरा तरफ जो बोलेगा तो उस पर हेट स्पीच का थप्पा मार दिया जाएगा। और महिलाओं के अधिकारों की बात मैंने कही है, भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट ने कमिटी बना रखी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट कर रही है। उसी के तर्ज पर यदि मैंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करी तो क्या मैंने गलत बात करी है? आप कहती हैं और फादर उसमें वालों से, चादर वालों से दूरी बना लेनी चाहिए, ये भी आप अपने? मैंने कहा है फादर वाले और चादर वाले हमारा धर्मांतरण करवा रहे हैं तो हिंदू समाज सचेत रहे और ऐसे जो हमारे पिछड़े वंचित हमारे भाई बहन हैं उनको मदद करे, क्योंकि मदद के नाम पर एक तबका जो है एक बोरी गेहूं या चावल देकर धर्मांतरण करवा रहा है। या फिर रिबिका पहाड़न जैसी वनवासी बेटियों को कोई दिलदार अंसारी उठा के ले जाता है और उसके 52 टुकड़े कर देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे हिंदू भाई बहनों के साथ ये हो, तो मैंने वो केसेस पब्लिक डोमेन में जो ऑलरेडी है वो रखकर बात करी थी। और बहुत सी मुस्लिम महिलाओं के भी ऐसे यूट्यूब पर इंटरव्यू है, चैनल्स में दिए हुए हैं कि उनके साथ उनके ही परिवार के लोग घर में हलाला करते हैं। जबरदस्ती उनकी शादी भाइयों के साथ करवा दी जाती है, जबरदस्ती उनको बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर्टी में से 50% राइट्स नहीं मिल रहे, 3-3 सौतनों के साथ उनको रहना पड़ता है, उनकी बेटी को बेटे के समान प्रॉपर्टी पर हिस्सा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर तो हम बात करें कानून की, तो अब थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, खास करके लव जिहाद पे आप बहुत काम करती हैं। पिछले दिनों अगर हम बात करें, पिछले साल की भी बात करें, बहुत सारी सभाओं में आपने उसका जिक्र भी किया था। खुद बहुत सारे केसेस आपके पास आते हैं और आप उन लोगों के साथ मुखर बन के खड़ी भी रहती हैं। अगर हम बात करें लव जिहाद की, कई राज्यों में तो इस पर कानून भी बने हैं। क्या लगता है कि एक डर आया है उन लोगों के अंदर जो इस तरीके की साजिश करते हैं, और क्या इनको पूरी ट्रेनिंग के साथ तैयार किया जाता है अगर इस तरीके का पूरा एक नेक्सस चल रहा है तो? भाई देखिए, अगर प्यार है तो प्यार में धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? प्यार में लड़के का नाम, बच्चे का नाम अब्दुल आफ्ताब क्यों रखा जा रहा है? अगर सेक्युलर मैरिज है तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, उसको 50% प्रॉपर्टी में से हक मिलना चाहिए, दूसरी सौतन के साथ वो क्यों रहेगी, उसके हक क्यों छीने जा रहे हैं? और ज्यादातर केस में हमारी बेटियां जो है वो दुखी होती है। मेरे पास जितने केस आते हैं उसमें अनमैरिड लड़की है तो उसका फोटो और वीडियो वायरल कर धमकी देकर उसको उठा के ले जाते हैं या उसका जीवन दुर्भर कर देते हैं, या फिर शादी कर ली और बच्चा कंसीव कर लिया या प्रेगनेंसी कंसीव होती है या बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उसको प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? गड़बड़ है। मेरे पास जो मैटर आते हैं वो अनमैरिड और मैरिड दोनों बच्चियों के मैटर आते हैं और मैं साइकोलॉजिकल रीडिंग करती हूँ और 10 में से 10 केस ऐसे होते हैं जिसमें हिंदू बेटी दुखी होती है। तो मैं क्या इसका निष्कर्ष निकालूं? एक षड्यंत्र पूर्वक भारत को इस्लामिक देश बनाना, गजवाए हिंद बनाना, 2047 के पहले पीएफआई का घोषणा पत्र के अनुसार देश में लेकिन काम पीएफआई किया जा पर तो रहा बड़ी है। कार्रवाई की गृह मंत्रालय ने।
भाई कार्रवाई तो सिमी पर भी करी थी, उसका क्लोन खड़ा हो गया पीएफआई। अब पीएफआई पे कार्रवाई करी तो उसके क्लोन बैठे हैं ना हमारे देश में, मौलाना साजिद टाइप के लोग, ओवैसी टाइप के लोग जो गजवाए हिंद का एजेंडा लेके बैठे हुए हैं, देवबंद वाले जो एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं। तो अगर उनको थोड़ा सा भी कानून का डर होता तो गजवाए हिंद की या इस्लामिक देश बनाने की बात, और कैसे इस्लामिक देश बनेगा? अब धर्मांतरण करवाओ, लव जिहाद करो, बंदूक की नोक पर डराकर लोगों को परेशान करो, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करो, सरकारी जमीनों पर, फ्लाईओवर पर, रेलवे की जगह, डिफेंस की जगह, हमारे मंदिरों पर, हर जगह। लेकिन अब तो बुलडोजर चल रहे हैं ना, जहां कब्जे हो रहे हैं वहां बुलडोजर चल रहे हैं। हमने आपके गुजरात में भी देखा, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाया गया और किस तरीके से हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर जो अतिक्रमण हो रखा था उसको भी हटाया गया। आप लैंड जिहाद उसको कहती हैं? भाई द्वारिका वाला जो मैटर है ना, और वो उस द्वारिका से लगती पूरी समुद्र पट्टी जो द्वारका से सोमनाथ तक जाती है, वहां पे इतना अवैध कब्जा है। और आई रियली अप्रिशिएट, और मैं गुजरात सरकार को बधाई भी देती हूँ अपनी सभाओं में कि इतना अच्छा काम किया। लेकिन अभी ऐसी गुजरात में बहुत जगह है, इनफैक्ट एक भी ऐसी जगह बाकी नहीं रखी है कि जहां अवैध कब्जा ना हो। ऐसे बहुत से मंदिर है। गुजरात के मोरबी के मणि मंदिर के लिए तो 2.5-3 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अवैध कब्जा है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जगह है, क्यों उसको लाइट और पानी अवैध रूप से दिया जा रहा है? क्यों उससे कब्जा खाली नहीं करवाया जा रहा है? मेरे पापा की तो प्रॉपर्टी नहीं है ना, मंदिर कोई मेरे पापा के नाम पर और मेरे नाम पर तो लिख के नहीं जा रहा ना। क्यों मैं लड़ रही हूँ? इसलिए लड़ रही हूँ कि मुझे जान से मार देंगे, मेरे बच्चों के लिए धमकियां मिल रही है। भाई मेरी 15 साल की बेटी का गैंगरेप की धमकियां ऐसे देते हैं कि अपनी बच्ची को घर से बाहर मत निकालना, वरना हम मियां भाई मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार करेंगे। गुजरात में पिछले 2 महीने में 6 लोगों की हत्या हुई है। तो ये जिहादी लिखते हैं कि 7वां नंबर तेरा है, तेरे पति का मॉब लिंच करेंगे जैसे पालघर साधुओं का किया था। अब बताओ ऐसी धमकियां मिल रही है, मेरा क्या फायदा है? किसी हिंदू की बच्ची बचाने से क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है? कोई मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी लिख दे रहा है जो मैं मंदिरों को बचाने का मुहिम छेड़ा है? क्या धर्मांतरण बचाकर कोई मेरा फायदा हो रहा है? फिर भी एक हिंदू महिला बोल रही है और उसको कैसे परेशान करना है, और उसको इतना टॉर्चर कर दो, उसके परिवार को इतना टॉर्चर कर दो कि वो महिला घर में गुमनामी की जिंदगी जीने को विवश हो जाए। मेरा लिटरली मानसिक गैंगरेप किया है इस पूरी चांडाल चौगड़ी ने, और मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं जहां की मैं खुद कल्प्रिट हूं, मैं खुद विक्टिम हूं, वहां मुझे कल्प्रिट बना दिया गया है। क्योंकि ये चांडाल चौगड़ी, जिसमें कुछ मीडिया वाले मेरा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं कि बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, लेफ्ट मीडिया और भारत के कुछ नेताओं ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा और मुझे अपने ही देश में कल्प्रिट बना दिया गया क्योंकि मैंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कही। काजल, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा केस जो आप पर चल रहा है उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा प्रकाश डालें कि किस तरीके से आप उसमें लीगली किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे देश में हेट स्पीच को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। आगे की लड़ाई किस तरीके से आप लड़ेंगी? देखिए, हिंदुओं के तो नसीब में ही हजारों वर्षों से संघर्ष लिखा है और अपने ही देश में हिंदू शरणार्थी भी बसा है। तो ये थी हमारे साथ काजल हिंदुस्तानी, जिन्होंने बड़े ही प्रखरता के साथ तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। हालांकि काजल हिंदुस्तानी पर अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा जो मामला हेट स्पीच को लेकर के भी वो चल रहा है। तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी बातचीत की न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी आपका। नमस्कार।